प्रिय प्रतिभागियों, वंदे मातरम। आज हमारी हिंदी विषय की तीसरी क्लास है, जिसमें हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था वर्ण टॉपिक के बारे में, वर्ण प्रकरण के बारे में अध्ययन किया था थोड़ा सा, जिसमें हमने देखा था कि वर्ण की क्या परिभाषा होती है, वर्ण के कितने भेद होते हैं। जिसमें हमने देखा कि कुल वर्णों के दो भेद होते हैं, जिसमें पहला स्वर तथा व्यंजन। उसके बाद हमने स्वर की परिभाषा देखी थी कि वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो उन्हें हम स्वर कहते हैं, तथा उसके बाद हमने स्वरों की संख्या को देखा था। कुल स्वर 11 होते हैं, लेकिन मात्राएं 10 होती है, जिनमें अस्वर की कोई मात्रा नहीं थी। तथा उसके बाद हमने अंग तथा अह के बारे में अध्ययन किया था, जिसको हम अंग को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग के रूप में प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में हमने स्वरों के वर्गीकरण के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया था, जिसमें पहला हमने वर्गीकरण किया था उच्चारण तथा समय के आधार पर, जिसमें हमने उच्चारण तथा समय के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण में 3 भागों में बांटा था, जिसमें पहला भाग था ह्रस्व तथा दूसरा था दीर्घ तथा तीसरा था प्लुत स्वर। तो हम उसी टॉपिक को पिछली कक्षा से जोड़ते हुए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो हमारा जो स्वरों के वर्गीकरण में जो पहला भेद हमने कल प्रकार जो पढ़ा था, वो था पहला प्रकार उच्चारण तथा मात्रा के आधार पर, या मात्रा तथा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। उच्चारण तथा मात्रा के आधार पर थोड़ा सा रिवीजन के तौर पर हम पिछली कक्षा से इस कक्षा को जोड़ते हैं। उच्चारण तथा मात्रा के आधार पर हमने स्वरों का वर्गीकरण जो किया था, उसमें 3 पार्ट देखे थे, जिसमें पहला था ह्रस्व स्वर, दूसरा था दीर्घ तथा तीसरा हमने देखा था प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को हमने एक और नाम दिया था लघु स्वर या एकमात्रिक स्वर तथा मूल स्वर, जिसमें हमने ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, एकमात्रिक स्वर या मूल स्वर, इनकी कुल संख्या हमने देखी थी 4। कितनी संख्या थी? 4, जिनमें स्वर थे अ, ई, उ तथा री। ये चारों किस प्रकार के स्वर हैं? ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, एकमात्रिक, या इन्हें हम क्या कहेंगे? मूल स्वर कहेंगे। उसके बाद हमने देखा था दीर्घ स्वरों के बारे में जाना, जिसे दीर्घ स्वर कहते हैं, या बड़ा द्विमात्रिक, या इनको हम संधि स्वर भी कह सकते हैं। संधि स्वर भी नाम दिया था, हमने देखा था पिछली कक्षा में। तथा संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर दीर्घ कहें या बड़ा कहें या द्विमात्रिक कहें या संधि स्वर कहें, या इनको और क्या नाम दे सकते हैं? संयुक्त स्वर, जिनमें कुल 7 संख्या थी। कितनी थी? 7 संख्या, जिनमें हमने देखा था पिछली कक्षा में कि अ का बड़ा रूप आ, ई का बड़ा रूप बड़ी ई, उ का बड़ा रूप बड़ा ऊ, तथा री का कोई दीर्घ रूप नहीं होता है। उसके बाद हमने देखा अ, ए, ओ और ओ। दीर्घ स्वर में आ, अ का दीर्घ रूप क्या होता है? आ, ई का ई, उ का उ, ए, ओ, ओ। ये किस प्रकार के स्वर हैं? तो दीर्घ स्वर, जिनकी संख्या कुल कितनी हो गई? 7। अब देखो, इनको दीर्घ भी का, बड़ा भी का, द्विमात्रिक कहने का मतलब इनमें मात्राएं कितनी होती है? 2 होती है। अब इनको संधि स्वर क्यों कहा? क्योंकि ये जो स्वर हैं, ये स्वर सब संधि में भी प्रयुक्त होते हैं। संधि में भी इनका प्रयोग हम करेंगे, आगे संधि टॉपिक पढ़ेंगे उस समय, जिसमें हमने पिछली कक्षा में देखा जो अ और अ में जब स्वर अ का योग किया जाए तो कौन से स्वर का निर्माण होता है? आ, अर्थात यहां पर संधि हुई है, योग हुआ है। उसके बाद हमने देखा ई, छोटी का यदि योग हो तो बड़ी ई बनती है, यहां पर भी योग हुआ है अर्थात संधि हुई है। उसके बाद हमने देखा उ के साथ उ का योग हो तो बड़ा ऊ बनता है।
अर्थात इन स्वरों में क्या हो रही, संधि हो रही, तो इनको हम क्या कहेंगे, संधि स्वर भी कहेंगे, जिनमें हमने देखा था कि ये दीर्घ स्वर संधि के नियम है। कौन सी संधि के, दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद हमने देखा ये जो ए है, ऐ है, ओ है, औ है, ये भी संधि स्वर। यदि अ में ई का योग किया जाए तो ए बनता है, तथा यदि अ में ए का योग किया जाए तो ए बनता है। हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था, यदि अ में उ का योग किया जाए तो ओ बनता है, तथा अ में यदि ओ का योग किया जाए तो ओ बनता है। ये हमने पिछली कक्षा में जान लिया था कि ये तो संधि स्वर, ये भी संधि स्वर, जिनमें ए, ऐ, ओ, औ। अब देखें ए और ओ में गुण संधि का नियम लागू होता है, ऐ तथा ओ में वृद्धि संधि का, वृद्धि स्वर संधि का नियम लागू होता है। लेकिन इनको तो हमने सजातीय स्वर, सजातीय स्वर या सम्मान वर्ण का था, इनको हमने एक नाम दिया था। और सजातीय या सम्मान वर्ण, अर्थात कहने का मतलब आ, ई और उ, ये जो स्वर बने, दीर्घ, बड़ा या द्विमात्रिक या संधि स्वर जो बने, ये एक ही जाति से, अर्थात अ और अ ये सम्मान वर्ण है, ई और ई ये सम्मान वर्ण है, उ और उ ये सम्मान वर्ण से मिलकर बने होने के कारण इनका नाम सजातीय, इनको सजातीय भी कहा जाता है तथा इनको क्या कहा जाता है, सम्मान वर्ण भी कहा जाता है। लेकिन हमने देखा अ और ई, अ और ई क्या समान वर्ण नहीं है, तो अर्थात इनको हम विजातीय स्वर भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, विजातीय स्वर तथा संयुक्त स्वर। अब आपको यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न ध्यान करें आप प्रिय विद्यार्थियों, यदि प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे कि दीर्घ स्वरों की कुल संख्याएं कितनी होती है, तो दीर्घ स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है, 7 होती है। और ह्रस्व स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है, तो 4 होती है। और यदि आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि मूल स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तब भी कितनी होती है, 4 होती है। यदि आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछ लिया जाए कि कुल संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो देखें दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, लेकिन संयुक्त स्वरों की संख्या केवल कितनी है, 4 ही। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो यहाँ ध्यान करें आप, संयुक्त स्वरों की कुल संख्या कितनी होगी, 4, जिनमें होगा ए, ऐ, ओ, औ। और इनको क्या कहा जाता है, विजातीय स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि अ और ई एक ही जाति के स्वर नहीं है, अर्थात तो ये किस प्रकार के हो गए, विजातीय। उसके बाद हमने अध्ययन किया था प्लुत स्वर के बारे में। प्लुत स्वर, पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ तथा तीसरा कौन सा, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में हमने देखा था इसकी परिभाषा को कि ह्रस्व स्वर को बोलने में समय कम लगता है, परंतु ह्रस्व स्वर की अपेक्षा ऐसे स्वर जिनको ह्रस्व स्वर की अपेक्षा बोलने में दुगुना समय लगे। कितना, दुगुना। जैसे मैंने बोला अ, क्या बोला अ, जैसे मैंने बोला आ, अर्थात ह्रस्व की अपेक्षा आ बोलने में समय कितना लगता है, दुगुना। तो ये किस प्रकार का स्वर हो जाता है, दीर्घ। लेकिन ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा जिन ध्वनियों को, जिन स्वरों को बोलने में यदि तिगुना समय लगे, कितना समय, तिगुना समय लगे, उन्हें ही हम क्या कहेंगे, प्लुत स्वर कहेंगे। लेकिन प्लुत स्वरों का प्रयोग हिंदी भाषा में प्रयोग में नहीं लिया जाता, केवल ये संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होते हैं। कहां होते हैं, संस्कृत भाषा में। जहां पर जैसे हम देखें संस्कृत भाषा में, तो जहां पर कहीं पर भी यदि नाटकों का मंचन हो, तो वहां पर कौन से स्वरों का प्रयोग किया जाता है, प्लुत स्वरों का। जैसे हम देखें साहित्य में, तो वहां पर भी प्लुत स्वरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने देखा था, उदाहरण के माध्यम से समझा कि मैंने लिखा उदाहरण 1, अब देखें इसको अच्छे से समझे, अ, आ, इसकी अपेक्षा इसको बोलने में समय थोड़ा सा ज्यादा लगा, अर्थात दुगुना समय लगा। किसकी अपेक्षा, ह्रस्व की अपेक्षा, तो इसे हम कहेंगे दीर्घ स्वर। लेकिन ये यदि इसको हम बोले ओ, अर्थात ह्रस्व तथा स्वर की अपेक्षा, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा जिन स्वरों को बोलने में कितना समय लगे, तिगुना समय लगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्लुत स्वर। ओ, रा, अर्थात ये जो ध्वनि बीच वाली है, ये जो ध्वनियां जिन्हें आप कहते हैं एस, प्रिय विद्यार्थियों, ये एस नहीं है,
ये एक स्वर है और स्वर भी किस प्रकार का है, प्लुत स्वर। ये ऐसा नहीं है, ये प्लुत स्वर क्या है, प्लुत स्वर। और ये जो बीच में तीन जैसा दिखाई दे रहा है, ये तीन नहीं है प्रिय विद्यार्थी, ये क्या है, स्वर है। क्या है, स्वर। और ये स्वर किस प्रकार का है, प्लुत स्वर, जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में नहीं किया जाता। कहां किया जाता है, संस्कृत भाषा में प्रयोग किया जाता है। ये पिछली कक्षा में हमने थोड़ा सा अध्ययन किया था स्वरों के वर्गीकरण के बारे में। पहला जिसमें हमने पढ़ा था, अध्ययन किया था, उच्चारण तथा मात्रा के आधार पर कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में। पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ तथा तीसरा प्लुत स्वर। तो आज हम अगली कक्षा प्रारंभ, हमारी कक्षा को आगे प्रारंभ करते हैं कि जिसमें दूसरा वेद पढ़ते हैं। स्वरों के वर्गीकरण को हम जान रहे थे, जिसमें पहला हमने देखा उच्चारण तथा मात्रा के आधार पर। अब हम देखते हैं दूसरा, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। हमने पिछली कक्षा में स्वर की परिभाषा के बारे में अच्छे से जाना था, देखा था कि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय मुख के किसी भी अंग को स्पर्श नहीं हो, अर्थात स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो, उन्हें हम क्या कहा, स्वर कहा था। लेकिन जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो वो मुख के किसी अंग को स्पर्श नहीं करता, परंतु जब स्वरों का उच्चारण हो तो मुख के कुछ ऐसे अवयव है या अंग हैं जो क्रियाशील जरूर रहते हैं, जिनमें जीवा है, तालु है, ओष्ठ इत्यादि। तो उसके आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। तो हमने पहला देखा उच्चारण तथा मात्रा के आधार पर। हम अब दूसरा देखते हैं जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। जब हम किसी स्वर का उच्चारण करेंगे तो वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित तो हो जाएंगे, लेकिन शरीर मुख के कोई ना कोई अंग, किसी भी अंग को वो स्पर्श ना करते हुए उच्चारित तो हो जाता, लेकिन अंग कुछ क्रियाशील हो जाते हैं। तो हम देखते हैं जीवा के आधार पर। जीवा का मतलब जीव। अब जीव के कुल अंग 3 माने गए हैं। हिंदी भाषा के रूप में देखें तो जीवा या जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में। कितने भागों में, 3, जिसमें पहला है अग्र, दूसरा मध्य तथा तीसरा पश्च। हम किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, स्वरों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात स्वरों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पहला देखा था कि उच्चारण तथा मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया हमने, 3, जिसमें पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ तथा तीसरा प्लुत। अब हम पढ़ रहे हैं जीवा के आधार पर। तो पहला अग्र, दूसरा मध्य तथा तीसरा पश्च। देखें कि ये जो जीव है, इस जीव के 3 अंग माने गए हैं, जिसमें पहला अंग जो ये आगे का हिस्सा है उसे ही क्या नाम दे दिया, अग्र दे दिया। जो ये बीच का जो भाग है उसे क्या नाम दे दिया, मध्य। तथा जो ये अंतिम या पीछे का जो भाग है इसे क्या कह दिया, पश्च। पश्च का मतलब पीछे। जब स्वरों का उच्चारण किया जाए तो ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो जाते हैं, लेकिन मुख के कोई ना कोई अंग क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं या क्रियाशील रहते हैं, जिनमें जीवा के आधार पर पहला अग्र, दूसरा मध्य और तीसरा कौन सा हो जाएगा, पश्च। इनको हम समझने के लिए एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। भाषा विज्ञान में जिसे स्वरमान परिकल्पना के नाम से जाना जाता है, कि भाषा विज्ञान में जो जीवा के आधार पर स्वरों का आधार बांटा गया है, अग्र मध्य पश्च, तो इसको हम चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं।
जीवा या जीव की क्रियाशीलता के आधार पर हम स्वर्गों का वर्गीकरण कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। पहला अग्र, दूसरा मध्य तथा तीसरा पस। हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। भाषा विज्ञान में इसे मान स्वर परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। मान स्वर परिकल्पना, इसको समझने के माध्यम से सिर्फ प्रयोग में लिया गया। जैसे हम देखते हैं कि ये जीव का चित्र है, जो ये भाग है, ये जो भाग है ये जीव का आगे का भाग है जिसे हम कहेंगे अग्र। ये जो भाग है बीच वाला अर्थात मध्य, और जो ये पीछे वाला जो भाग है ये किस प्रकार का है? पस भाग। अर्थात कहने का मतलब जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जीवा का जो भाग आगे वाला भाग यदि क्रियाशील रहेगा तो उसे हम कहेंगे अग्र स्वर, बीच वाला रहेगा तो मध्य स्वर तथा अंतिम रहेगा तो उसे कहेंगे हम पस स्वर। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये जो भाग है ये जीव का कौन सा भाग है? आगे वाला भाग। और ये जो जीव का भाग है कौन सा भाग है? बीच वाला अर्थात मध्य। और ये जो जीव का कौन सा भाग है? पीछे वाला अर्थात कौन सा? पस। अर्थात कहने का मतलब ई ई, कौन से स्वर? ई ई, ए ए। इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो जीव का कौन सा भाग सक्रिय रहता है? आगे वाला भाग। तो हम कह सकते हैं कि अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं? ई ई, ए ए। अग्र स्वर में कौन कौन से आ जाएंगे? ई ई, ए ए। देखें कि मध्य भाग में कौन सा? यदि अ स्वर का उच्चारण हो तो जीवा का कौन सा भाग क्रियाशील रहता है? बीच वाला। कौन सा भाग? बीच वाला। अ किस प्रकार का स्वर हो जाएगा? मध्य स्वर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? मध्य स्वर। और अंतिम में हम देखते हैं जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर तो जीवा का कौन सा भाग क्रियाशील रहता है? पीछे वाला, जिसमें आते हैं उ उ। कौन सा? उ। बोल के देखें आप, उ उ, ओ ओ तथा आ। ये पीछे से अर्थात जीभ के अंतिम वाले हिस्से से उच्चारित होते हैं तो इन्हें हम क्या कहेंगे? पस स्वर, जिनमें उ उ, ओ औ तथा आ पीछे से बोला जाता। कहां से? पीछे से। अर्थात जीभ का कौन सा अंग क्रियाशील लेता है जब इनके उच्चारणों का हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं? तो उ उ, ओ ओ, आ ओ इत्यादि। अर्थात कहने का मतलब अग्र स्वर में ई ई, ए ए। यदि प्रश्न पूछ ले आपको कि निम्न में से अग्र स्वर नहीं है, यदि आपसे प्रश्न पूछ ले, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं देखिए एक बार, कि निम्न में से अग्र स्वर नहीं है, ई ई, ए। और यदि आपको दे दे निम्न में से अग्र स्वर नहीं है, देखो ई है, ई ई बोले जाते हैं, ए ये भी बोला जाता है, कौन सा नहीं है? तो आपका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? जो गलत है वो क्या है? आपका उत्तर सही है। अर्थात जो मध्य स्वर है कौन सा है? अ है। और पस स्वर उ उ, ओ ओ, आ तथा ओ, ये जो ध्वनि है ये भी अंतिम से बोली जाती है। अर्थात ये जो स्वर है इसको भी स्वर में माना जाता है। ये जो स्वर है ये विदेशी स्वर है। किस प्रकार का स्वर है? विदेशी स्वर। अर्थात ऐसे स्वर जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं लेकिन हिंदी भाषा के नहीं है। अर्थात विदेशी भाषाओं से इन स्वरों को, इन वर्णों को किस भाषा में प्रयुक्त कर लिया जाता है? हिंदी भाषा में। तो इन्हें हम आगत स्वर के नाम से जानते हैं। किस स्वर के नाम से? आगत स्वर के नाम से जानते हैं, या आगत ध्वनियों के रूप में भी हम देखते हैं। ये जो ध्वनि ओ है ये जीभ के पीछे वाले भाग से, कहां से? जीभ के पीछे के भाग से उच्चारित होता है तो इसे हम कहेंगे पस स्वर। और ये जो ध्वनि है आ तथा ओ के बीच की ध्वनि है, आ तथा ओ के बीच की ध्वनि है, जिसे हम क्या कहेंगे? ओ। क्या कहेंगे? ओ। ये किस प्रकार का स्वर है? आगत स्वर। अर्थात कहने का मतलब अभी हमने देखा स्वरों के वर्गीकरण में दूसरा, जीवा जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण कितने करते हैं हम? 3, जिनमें पहला अग्र, दूसरा मध्य तथा तीसरा पस स्वर। अब आगे हम देखते हैं तालु की स्थिति के आधार पर जब हम स्वरों का उच्चारण करें
तो ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो जाते हैं, लेकिन कुछ मुख के अंग जो है सक्रिय रहते हैं, जिसमें तीसरा पार्ट हम देख रहे हैं तालु की स्थिति के आधार पर। किसके आधार पर? तालु की स्थिति के आधार पर 4 भागों में स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। पहला संवृत, दूसरा अर्धसंवृत, तीसरा अर्धविवृत और चौथा विवृत। पहले इनको अच्छे से समझे। यहाँ से पटवार तथा रिक्त पट्टियों की परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनने की कवायद रहती, तो इनको पहले आप अच्छे से समझे कि ये है क्या। देखिए संवृत, संवृत का मतलब होता है खुला। क्या होता है संवृत का मतलब? खुला। अर्थात जब हम किसी स्वर का उच्चारण करेंगे तो मुख खुला रहता है। क्या रहता है? खुला रहता है। वो भी मुख पूरा खुला रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? संवृत। यदि मुख आधा खुला हो तो उसे हम क्या कहेंगे? यदि आधा खुला हो तो उसे हम कहेंगे अर्धसंवृत। यदि मुख आधा बंद हो अर्थात आधा खुला हो, और विवृत का मतलब यदि मुख पूरा ही क्या हो, बंद हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? विवृत कहेंगे। अब इनको हम देखते हैं कौन कौन सी ध्वनियां हैं जो संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत तथा विवृत में आती हैं। तो हम तीसरा भेद पढ़ रहे हैं तालु की स्थिति के आधार पर। कितने भेद हो गए? 4 से पहला संवृत, दूसरा अर्धसंवृत, तीसरा अर्धविवृत और चौथा विवृत। इसको भी हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो पहले इस चित्र को मैं थोड़ा साफ कर देता हूं। अब देखते हैं कि तालु की स्थिति के आधार पर कितने वर्गीकरण कर दिया हमने। स्वरों के 4 कर दिए, जिसमें पहला संवृत का मतलब खुला, अर्धसंवृत का मतलब आधा खुला, अर्धविवृत का मतलब आधा बंद तथा विवृत का मतलब बंद। हमने जीवा जीव की क्रियाशीलता के आधार पर कितने भेद बनाए थे? 3, जिसको भी हम चित्र के माध्यम से समझा। अब इसको भी हम चित्र के माध्यम से समझते हैं कि जिससे हमारी इस टॉपिक को या इस भाग को समझने में थोड़ी सरलता हो। तो हम देखते हैं कि ई और ई जीवा या क्रियाशीलता के आधार पर किस प्रकार के ये स्वर थे। अभी हमने देखा था अग्र अर्थात आगे के भाग से बोले जाते हैं, ए ये भी आगे के भाग से बोले जाते हैं। लेकिन यदि इनको हम तालु के आधार पर देखें तो देखें ई जब इन वर्णों का या इन स्वरों का हम उच्चारण करते हैं तो तालु की स्थिति के आधार पर ये जो ई और ई का उच्चारण किया जाता है तो मुख पूरा खुलता है। ई तो ये किस प्रकार के स्वर हो जाएंगे? संवृत हो जाएंगे। किस प्रकार के हो जाएंगे? संवृत। और उ देखिए आप बोल के उच्चारण करके देखें उ तो इनको जब हम उच्चारण करते हैं तो मुंह पूरा खुलता है, तो ये भी किस प्रकार की ध्वनियां हो जाएगी? संवृत स्वर हो जाएंगे। किस प्रकार के हो जाएंगे? संवृत स्वर। ए और ओ ये जो दोनों स्वर हैं इनका उच्चारण जब किया जाता है तो मुंह आधा खुला रहता है। किस प्रकार का रहता है? आधा खुला। तो इसे हम क्या कहेंगे? अर्धसंवृत। क्या कहेंगे? अर्धसंवृत। ए और ओ किस प्रकार के हो गए? अर्धसंवृत। ए और ओ जब इनका उच्चारण हम करते हैं तो तालु की स्थिति के आधार पर इनकी स्थिति कैसी रहती है? आधा बंद रहता है, तो इसे हम कहेंगे अर्धविवृत। क्या कहेंगे? अर्धविवृत। और अंतिम हम देखते हैं आ का जब उच्चारण किया जाता है तो तालु की स्थिति किस प्रकार की रहती है? बंद रहती है, तो इसे हम कहेंगे विवृत। क्या कहेंगे? विवृत। देखें एक बार इसको पुनः तालु की स्थिति के आधार पर 4 भागों में हमने बांटा स्वरों के वर्गीकरण को, जिसमें पहला संवृत। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि निम्न में से संवृत ध्वनि कौन सी है, अर्धसंवृत कौन सी है, अर्धविवृत कौन सी है, विवृत कौन सी है, तो आप प्रश्न को टॉपिक को अच्छे से समझेंगे तो आपका प्रश्न भी सरलता से सही होगा, अच्छा कर पाएंगे आप। तो देखें पहला संवृत ध्वनि में कौन कौन सी आती है? ई और ओ। यदि प्रश्न पूछ ले आपसे संवृत ध्वनियां कौन कौन सी है तो ई,
उ उ। ये किस प्रकार की ध्वनियां हैं, किस प्रकार के स्वर हैं? तो समृद्ध। और यदि आपसे पूछ ले कि अर्ध समृद्ध में कौन कौन सी ध्वनियां आती हैं, तो ए ओ। कौन कौन सी आती हैं? ए ओ। अर्ध विपरीत में ए ओ अ। अब ये किस प्रकार की ध्वनि हो जाएगी? अर्ध विपरीत में आएगा। तथा विपरीत में कौन सा आ जाएगा? आ। कौन सा आ जाएगा? आ। अब देखें कि तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से। समृद्ध में कौन कौन सी ध्वनि आएगी? ई और उ। और अर्ध समृद्ध में कौन कौन सी ध्वनि आएगी? ए तथा ओ। तथा अर्ध विपरीत में कौन सी आ जाएगी? ए ओ तथा अ। और विपरीत में कौन सी ध्वनि आ जाएगी? आ। अभी हमने देखा जीवा के आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर आप इसको बार बार अच्छे से समझने की कोशिश करें। इस वीडियो को आप बार बार देखें। और मेरा विशेष उन विद्यार्थियों से आग्रह रहेगा कि ये जो आज पहली बार इस कक्षा को देख रहे हैं, उनसे निवेदन रहेगा कि आप पिछली कक्षा को आराम से देखें, उसको समझें। क्योंकि यदि आप पिछली कक्षा का वीडियो देखोगे तो इस कक्षा को समझने में आपको आसानी रहेगी। क्योंकि हिंदी विषय में सारे टॉपिक आपस में बंधे हुए जुड़े हुए हैं। तो आप पिछला वीडियो देखोगे तो ये कक्षा आपको आराम से समझ में आ जाएगी। और हिंदी विषय की एक खासियत है और विशेषता ये है कि सारे टॉपिक आपस में गुंथे हुए हैं। एक टॉपिक को अच्छे से समझ लिया तो आगे के टॉपिक में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो आप उसी प्रकार से समझने की और पढ़ने की कोशिश करें। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम पढ़ते हैं। अगला जो भेद पढ़ेंगे चौथा, अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं या ओष्ठ के आधार पर हम अध्ययन करते हैं। हम देखते हैं स्वरों के वर्गीकरण में चौथा वर्गीकरण ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला है वृत्ताकार, दूसरा अवृत्ताकार। अवृत्ताकार पहले तो इनको अच्छे से समझे आप, उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से स्वर वृत्ताकार है और कौन कौन से स्वर अवृत्ताकार। देखें वृत्ताकार, वृत्त योग आकार से मिलकर बना है वृत्ताकार। वृत्त का मतलब गोल। क्या होता है? गोल। ऐसे स्वर जब उनका उच्चारण हम करते हैं तो होठों की जो आकृति होगी कैसी होगी? गोल हो जाएगी। तो उसे हम क्या कहेंगे? वृत्ताकार। वृत्ताकार जिसे वृत्तुला या वृत्तमुखी, वृत्तमुखी स्वर भी कहा जाता है। इन्हें वृत्तुलाकार स्वर भी कहा जाता है तथा इन्हें वृत्तुला स्वर भी कहा जाता है। जैसे कैसा भी आपके सामने नाम आ जाए तो आप डरे नहीं, चाहे वृत्ताकार कहीं, वृत्तमुखी कहीं। अर्थात कहने का मतलब ऐसे स्वर जब उनका हम उच्चारण करते हैं तो मुख कैसा हो जाता है? गोल हो जाता है। उसे हम क्या कहेंगे? वृत्तमुखी कहेंगे। या जब हम उनका स्वरों का उच्चारण करें तो आकार कैसा होता है? हो जाता है वृत्तुला। वृत्तुला का मतलब भी गोल और वृत्तुला का मतलब भी क्या होता है? गोल होता है। अर्थात जब हम ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होठों की आकृति कैसी हो जाएगी या मुंह की आकृति कैसी हो जाएगी? गोल हो जाएगी। उसे हम क्या कहेंगे? वृत्ताकार। अवृत्ताकार को समझे। अवृत्ताकार, अ योग वृत्त योग आकार से अवृत्ताकार शब्द बना है, जिसका मतलब देखें। वृत्त का मतलब गोल, अ का मतलब यहां पर एक उपसर्ग की भूमिका निभा रहा है। और जब उपसर्ग किसी भी शब्द के पूर्व में जुड़ता है, अच्छे से समझे कि किसी भी शब्द के पहले उपसर्ग जुड़ता है तो उसका अर्थ देता है नहीं। कैसा अर्थ देता है? नहीं। अर्थात ऐसे स्वर जब उनका हम उच्चारण करेंगे तो होठों की जो आकृति है वो किस प्रकार की नहीं रहेगी? गोल नहीं रहेगी। कैसी नहीं रहेगी? गोल नहीं रहेगी। उसे हम क्या कहेंगे? अवृत्ताकार कहेंगे। क्या कहेंगे? अवृत्ताकार। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से स्वर ऐसे हैं जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो ओष्ठ की स्थिति गोल हो जाती है या गोल नहीं होती है। तो हम देखते हैं, जैसे हम पहले स्वर लिखते हैं अ आ, ई उ ऊ, ए री, ए
ए ओ ओ। अब इनको आप बोल के देखिए, आराम से पता चल जाएगा आपको कि वृत्ताकार स्वर कौन कौन से है, अवृत्ताकार कौन कौन से है। देखिए क्या मुंह की आकृति गोल बन रही है, क्या होठों की आकृति गोल बन रही, नहीं बन रही, आ नहीं बन रही, ई नहीं बन रही है, ऊ गोल बन रही है, ऊ। तो ऊ किस प्रकार का स्वर हो जाएगा, वृत्ताकार ऊ ऊ। ऊ भी और बड़ा ऊ भी किस प्रकार की ध्वनि हो जाएगी, किस प्रकार का स्वर हो जाएगा, वृत्ताकार। जैसे देखते हैं री नहीं बन रही है, ए नहीं बन रही है, ओ तो ये भी किस प्रकार के स्वर हो जाएंगे, वृत्ताकार स्वर हो जाएंगे। किस प्रकार के हो जाएंगे, वृत्ताकार। तो देखें कि ऊ ध्वनि किस प्रकार की, वृत्ताकार, ऊ किस प्रकार की, वृत्ताकार, ओ ये भी किस प्रकार की, वृत्ताकार कहें, वृत्तमुखी कहेंगे, वृत्तुलाकार कहेंगे या वृत्तुला स्वर कहेंगे। आगे देखते हैं वृत्ताकार, अवृत्ताकार में कौन कौन सी हो जाएगी, क्योंकि इसमें गोल नहीं बन रहा है हमारा होठ, तो ये हो जाएगी अवृत्ताकार। आ भी किस प्रकार की हो जाएगी, अवृत्ताकार। ई भी किस प्रकार की, बड़ी ई भी, जो पीछे बच गई वो सब किस प्रकार की हो जाएगी, अवृत्ताकार हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। री हो गई, ओ हो गई, ओ हो गई, ये सारी ध्वनियां किस प्रकार की हो गई, अवृत्ताकार हो गई। अब देखते हैं इनको वापस अच्छे से कि ओष्ठ की स्थिति के आधार पर कितने भेद, दो, जिसमें पहला वृत्ताकार, दूसरा अवृत्ताकार। जब हम स्वरों का उच्चारण करें तो होठ की आकृति या स्थिति किस प्रकार की हो जाती है, जिसमें पहला वृत्ताकार, वृत्ताकार में कितने स्वर आएंगे, 4, जिनमें ऊ ऊ इनको बोलते हैं तो होठ की आकृति गोल हो जाती है, ओ इनको आप अच्छे से समझने के लिए एक बार ये भी आप देख सकते हैं कि जो इस प्रकार से बने हुए हैं वो सारे किस प्रकार के हो जाएंगे, वृत्ताकार। जो पीछे बच गए वो किस प्रकार के हो जाएंगे, अवृत्ताकार। अगला हम भेद पढ़ते हैं, 5वां स्वरों का वर्गीकरण में देखते हैं अनुनासिकता के आधार पर, अनुनासिकता के आधार पर, अनुनासिकता के आधार पर, या हम कह सकते हैं मुख या नासिका के आधार पर, मुख या नासिका के आधार पर। अब देखें इनको अच्छे से आप समझे पहले, अनुनासिकता के आधार पर, नासिका, नासिका, अनु का मतलब होता है पीछे, अनु का मतलब पीछे, और नासिका का मतलब होता है नाक। कि कुछ ऐसे स्वर होते हैं जो या जिन स्वरों को हम नाक से बोलते हैं उन्हें तो हम कहेंगे अनुनासिक। क्या कहेंगे, अनुनासिक, अर्थात नाक की सहायता से या नाक के द्वारा या नाक के पीछे से जो स्वर बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, अनुनासिक स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे, अनुनासिक। तो पहला भेद अनुनासिकता के आधार पर या मुख अनुनासिका के आधार पर कौन सा हो जाएगा, अनुनासिक स्वर। कौन सा हो जाएगा, अनुनासिक। और कुछ ऐसे स्वर होते हैं जो नाक से नहीं बोले जाते हैं, उनमें उनको हम कहेंगे नुनासिक, नुनासिक, निर्नुनासिक। अनुनासिकता या मुख नासिका के आधार पर कितने भेद होते हैं, 2, जिसमें अनुनासिक और दूसरा निर्नुनासिक। पहले इनको समझते हैं अच्छे से। अनुनासिक का मतलब अभी हमने देखा था कि ऐसे स्वर जो नाक के द्वारा अर्थात नासिका के द्वारा उच्चारित किए जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, अनुनासिक। तथा निर्नुनासिक, नासिका, नासिका का मतलब नाक, अनु का मतलब पीछे। इसका अर्थ पीछे नहीं होता, अनु एक उपसर्ग के रूप में, लेकिन किसी भी शब्द के पूर्व जुड़ता तो उसका अर्थ कैसा देता है, पीछे या पश्चात। और निर का मतलब, निर एक उपसर्ग है जो किसी भी शब्द के पूर्व जुड़ता है तो उसका अर्थ देता है अभाव, कमी या नहीं के रूप में। अर्थात ऐसे स्वर जो नाक के पीछे से नहीं बोले जाते उसे हम क्या कहेंगे, निर्नुनासिक। अर्थात देखते हैं कौन कौन से, जैसे देखें
पहले इसको समझते हैं अच्छे से, निरनुनासिक, फिर अनुनासिक को देखते हैं। निरनुनासिक में जैसे सीधी ध्वनि निकलती है, नाक के द्वारा नहीं बोली जा रही। आ, ई स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। पांचवा अनुनासिकता, नाक या मुख के आधार पर अनुनासिक, निरनुनासिक, आ, ई ये ध्वनियां सीधी बाहर आ जाती है, नाक का इसमें कोई सहभागिता नहीं होती। उ, री, ए। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से कि सभी स्वर, कितने स्वर? 11 स्वर, अर्थात सभी स्वर किस प्रकार के स्वर है? नासिकता के, अनुनासिकता के आधार पर। निरनुनासिक किस प्रकार के? निरनुनासिक 11 स्वर किस प्रकार के हो जाएंगे? निरनुनासिक। लेकिन यदि पूछा जाए कि अनुनासिक क्या होता है, अनुनासिक का मतलब नाक के द्वारा जो बोली जाए। देखें, अ के ऊपर हमने दो ध्वनियां पढ़ी थी पिछली कक्षा में, एक पढ़ी थी ये और एक पढ़ी थी हमने ये तो हमने कहा था इसको अनुस्वार, और इसे हमने नाम दिया था विसर्ग। क्या नाम दिया था? विसर्ग। ये किस प्रकार की ध्वनियां थी? अयोगवा। किस प्रकार की थी? अयोगवा। अब देखिए इनको अच्छे से समझना आप। यहाँ पर अंग और अह, अंग को हमने प्रदर्शित किया था अनुस्वार से था, अह को किससे? विसर्ग से। और ये किस प्रकार की ध्वनियां? अयोगवा। और अंग और अह ये जो ध्वनियां है ये किसके साथ शामिल होती है, किसके साथ प्रयुक्त होती है? तो हमने देखा था स्वरों के साथ। किसके साथ? स्वरों के साथ। और अभी हमने देखा था इस प्रकार का एक स्वर देखा था, हमने देखा था ना, ये किस प्रकार का स्वर था? अगत स्वर, अर्थात ये बाहर की भाषाओं से हिंदी में अर्थात देवनागरी लिपि में हमने इसको लिपिबद्ध कर दिया, तो इसे हमने अगत स्वर का। और आप इस प्रकार से किसी के ऊपर प्रयोग में लेते हैं जिसे आप कहते हैं चंद्र बिंदु। क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु। तो प्रिय विद्यार्थी, मैं आपको यहां बता दूं, ये चंद्र बिंदु नहीं है, ये अनुनासिक स्वर है। क्या है? अनुनासिक। ये जो जिसे आप चंद्र बिंदु या चंद्राकार कुछ भी मानते हैं, और ये इस प्रकार की ये जो ध्वनि है इसको आप अर्धचंद्राकार के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं। अर्धचंद्राकार, ये चांद की स्थिति दिखाई देती है उसे चंद्र बिंदु, और जो ये चांद की स्थिति नहीं दिखाई दे उसको आप अर्धचंद्राकार कह देते हो। लेकिन ये जो चांद या चंद्र बिंदु जिसे आप कहते हैं ये अनुनासिक है। क्या है? अनुनासिक। तो जिन स्वरों के ऊपर यदि चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाए तो वो किस प्रकार का स्वर कहलाएगा? अनुनासिक। जैसे हम समझते हैं, देखते हैं कि अ के ऊपर यदि आप चंद्र बिंदु लगा दो, क्या लगा दो? चंद्र बिंदु लगा दो। यदि आ के ऊपर यदि आप चंद्र बिंदु लगा दो तो ये जो स्वर है ये अब निरनुनासिक नहीं रहा, ये किस प्रकार का बन गया? अनुनासिक। कैसा बन गया? अनुनासिक। यदि हम इनका उच्चारण करेंगे तो परिवर्तन होगा। जैसे इसका उच्चारण करें तो क्या होगा? और इसी का उच्चारण करते तो थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे देखें, ई, उ, ए, ओ इत्यादि। अब देखें इनको अच्छे से कि अ के ऊपर जो ये चंद्र बिंदु लगी हुई है ये अनुनासिक है। क्या है? अनुनासिक। तो ये किस प्रकार का स्वर होगा? अनुनासिक स्वर होगा। लेकिन इसके ऊपर कोई प्रकार का चिन्ह नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे? निर्नुनासिक, अर्थात ये नाक के द्वारा नहीं बोला जाता। अब देखें इसके ऊपर यदि हम चंद्र बिंदु लगाएं तो इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित करें तो इसकी देखो मात्रा, ई की मात्रा किस प्रकार की होती? छोटी मात्रा होती। जैसे हम देखते हैं सी, ये इस सी में मात्रा लगी हुई, छोटी लगी हुई। अब यदि इसके ऊपर हम अनुनासिक वर्ण का, अनुनासिक ध्वनि का प्रयोग करें तो क्या आप यहां पर इस प्रकार से लिखो तो ये वर्तनी अशुद्ध हो जाएगी। इस प्रकार से हम लिखें तो ये शुद्ध माना जाता है। सिंचन ये जो है इसको हम अनुस्वार के रूप में भी जानते हैं। हमने देखा था पिछले कक्षा में जो ये अंग है ये किसका रूप है? अनुस्वार का। लेकिन ये यहाँ पर अनुस्वार नहीं है, ये चंद्र बिंदु जो है ये अनुनासिक है। क्या है? अनुनासिक। लेकिन जब अनुनासिक
इसके रूप में प्रयुक्त हो तो वो किसका रूप ले लेता है? अनुस्वार का रूप लेता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इसके ऊपर यदि आप, जैसे हम लिखते हैं ना ईंट, ईंट, तो ऐसा नहीं कि ये इस प्रकार से ऊपर लगा चंद्र बिंदु जो चिन्ह है अर्थात अनुनासिक है तो आप इसके ऊपर यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा दो, नहीं, ऐसे नहीं लगा सकते। और आप इस प्रकार से भी चंद्र बिंदु नहीं लगा सकते हो क्योंकि ये मात्राओं के रूप है। तो यहाँ पर हम क्या किस प्रकार का रूप लगाएंगे? अनुनासिकता का या अनुनासिक का जो रूप लगाएंगे वो अनुस्वार के रूप में लगाएंगे। किसके रूप में लगाएंगे? अनुस्वार के रूप में। तो ये किस प्रकार का स्वर है? ये किस प्रकार का स्वर हो जाएगा? यहाँ पर ये स्वर हो जाएगा अनुनासिक। कौन सा हो जाएगा? अनुनासिक। आगे देखते हैं उ, इस प्रकार से उ उ ए के ऊपर ये जैसे ऐ उ। अब देखिए इनमें और इनमें अंतर क्या? ये नाक के द्वारा प्रयुक्त या उच्चारित नहीं किए जाते हैं, उन्हें कहेंगे निर्नुनासिक तथा नाक के द्वारा उच्चारित हो। किसके द्वारा? नाक के द्वारा। जैसे देख अ बोला, अगर इसको बोलेंगे तो क्या बोला जाएगा? ये सभी कहां से बोले जाते हैं? नाक से। तो इन स्वरों को हम क्या कहेंगे? अनुनासिक। और ये नाक से नहीं बोले जाने के कारण इनको हम क्या कहेंगे? निर्नुनासिक। अभी हमने देखा कि अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में? 2 भागों में। पहला अनुनासिक तथा दूसरा निर्नुनासिक। अभी हमने जो यहां तक अध्ययन किया था स्वरों के वर्गीकरण के बारे में देखा था, जिसमें पहला वर्गीकरण हमने जाना अच्छे से। पहला वर्गीकरण था उच्चारण तथा कालमान या समय के आधार पर कितने भागों में? 3 भागों में। कितने भागों में? 3, जिसमें पहला था ह्रस्व, दूसरा दीर्घ तथा तीसरा प्लुत स्वर। उसके बाद हमने जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया था 3, अग्र, मध्य तथा पश्च। तथा उसके बाद हमने तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया था, जिसमें हमने 4 प्रकार देखे थे, समृद्ध, अर्ध समृद्ध, अर्ध विवृत तथा विवृत। उसके बाद हमने चौथा देखा ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, और अंतिम आज हमने देखा अनुनासिकता के आधार पर। हमने मोटे तौर से स्वरों के वर्गीकरण के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन कर लिया। मैं आशा करता हूं कि आपको ये कक्षा बहुत अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप ध्यान करें, आप ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी कंपटीशन लेवल की प्रतियोगिता के माध्यम से आप किसी प्रकरण को पूरा कर रहे हो। आपका माध्यम या आपका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि मेरा टॉपिक क्लियर हो गया, ऐसा नहीं समझा, क्योंकि ये हिंदी भाषा है और हिंदी भाषा के कुछ ऐसे टॉपिक, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपके दैनिक दिनचर्या में भी हिंदी शब्दावली में शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आप उस माध्यम से भी अच्छे से थोड़ा अध्ययन करें, अच्छे से अपनी नींव को मजबूत करें। तो आज की कक्षा को हम यही समाप्त करते हैं। अब बाकी की क्लास हम आगे प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम व्यंजनों के बारे में अध्ययन करेंगे कि व्यंजन किससे कहते हैं, कौन कौन से व्यंजन क्या होते हैं और व्यंजनों का वर्गीकरण क्या होता है, वो हम अगली क्लास में अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले आप सभी से पुनः एक बार निवेदन कि आप ज्यादा से ज्यादा गुरुकुल संस्थान के इस निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ज्यादा जुड़े, और जो आपका स्नेह और प्यार जो मिल रहा है बहुत ही सराहनीय, उसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और पुनः हम अगली क्लास में मिलते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। वंदे मातरम।